मतदान से पहले बंगाल में लगे राष्ट्रपति शासन, बीजेपी ने उठाई मांग। अगर कानून व्यवस्था कंट्रोल में नहीं आएगा, राष्ट्रपति शासन जरूर होना चाहिए बंगाल में, नहीं तो चुनाव कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी बोली, ममता बनर्जी खुद देती हैं भड़काऊ भाषण। लेकिन अगर खुद ममता बनर्जी बार बार मंच में उठ के ऐसा भाषण देंगे, ऐसा धमकी देंगे, महिला को बोले, महिला लोगों को ऐसा ही बोलेंगे कि आप लोग कोई किसी को देखो तो आप लोग घर से आप हाथा खुंती लेकर निकल जाओ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जनता के ऊपर भरोसा उसका चला गया है, जनता के ऊपर विश्वास उसका चला गया है। ममता बनर्जी अपने ही जाल में बुरी तरह फंसे। तो दिलीप घोष, जो पश्चिम बंगाल के खड़गपुर सदर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। और अब पश्चिम बंगाल में सियासी बयानबाजी, सियासी पारा लगातार हाई है। दोनों तरह से जबरदस्त तरीके से बयानबाजी हो रही है। और इस बीच दिलीप घोष ने अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने टिप्पणी की और इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति, विशेष रूप से मालदा में जिस तरीके से न्यायिक अधिकारियों पर हिंसा की घटनाएं देखने के लिए मिली, उस पर चिंता जताई और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी। दिलीप घोष ने ममता पर फर्जी वोटर्स का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। दावा किया कि भाजपा के सत्ता में आने पर स्थिति बदल जाएगी। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि कभी कभी मुसलमान सड़क पर उतर जाते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ता है। प्रेसिडेंट रूल लगाने से हिंदुओं की सुरक्षा पक्की हो सकती है ताकि वो बिना किसी डर के अपना वोट डाल सके। क्या कुछ कह रही हैं दिलीप घोष, सुनिए। देखिए, कई साल से बंगाल में इस प्रकार घटनाएं हो रही है जो देश भर के लोगों को चिंतित करने वाला है। कहीं भी कुछ भी हो, मुसलमान यहाँ रास्ते में उतर जाते हैं, सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाते हैं, हिंदू मंदिर, बीजेपी का ऑफिस को टारगेट बनाते हैं और इससे हिंदू समाज डरा हुआ है, पलायन करते हैं, जिला छोड़ के मुर्शिदाबाद से मालदा चले जाते हैं। तो कानून व्यवस्था, पुलिस निष्क्रिय है यहाँ। तो इसलिए इस बार की चुनाव में अगर इसको ठीक ठाक नहीं करेंगे चुनाव कमीशन, तो लोग वोट नहीं कर पाएंगे, घर से नहीं निकलेंगे, ये हालत है। तो इसलिए जो स्टेप्स ले रहे हैं, और चुनाव कमीशन बोलिए, अदालत बोलिए, इसमें लोगों का मनोबल बढ़ेगा, वोट ठीक ठाक होगा। लेकिन ये जो घटनाएं अभी भी हो रही है, खुला चुनौती संविधान को, अदालत को हो रहा है, इसका समाधान होना चाहिए। मालदा इंसिडेंट में अक्सर एनआईए है, सीआईडी का जाल में ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि बाहर से लोग आके कर रहे हैं। बंगाल में क्यों बाहर से लोग आते हैं? उनकी सरकार क्या करती है, पुलिस क्या करती है? वहीं पर पास में कालियाचक थाना को इन गुंडों ने जला दिया था, पुलिस भागा था छोड़कर। क्यों बार बार ऐसा जगह में होता है? सेंसिटिव मोथावाड़ी, सुजापुर, कालियाचक लगातार होता है। नेशनल मीडिया में भी आता है, लोकल मीडिया में भी आता है। और वहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के अंदर और बॉर्डर है, हमेशा इस प्रकार होता है। बहुत सेंसिटिव जगह है जहाँ सेंट्रल फोर्स को, पुलिस प्रशासन को चुनौती दिया जाता है। वहाँ नेशनल हाईवे को बढ़ाने के लिए 1-2 साल तो काम रुका रहा, काम करने नहीं देते, कम्युनिकेशन बढ़ाने नहीं देते हैं। ऐसे जगह को अगर ठीक नहीं किया जाएगा तो उसका असर पूरा बंगाल में पड़ेगा। मालदा इंसिडेंट सीआईडी हाथ में लिया है, मुंबई से लोग आया था, एनआईए पकड़ नहीं पाया, सीआईडी गिरफ्तार किया है। मुंबई से तो अभी आया है। जितना टेररिस्ट, एंटी सोशल है, गुंडे हैं, माफिया है, सब कोई आता मणिपुर से, कोई आता मिजोरम से, कोई पंजाब से आता है, पूरा दुनिया से आकर के यहाँ गाँव, बांग्लादेश से आते हैं, नेपाल से आते हैं। अब जो मुंबई से आया है, आपके यहाँ शेल्टर मिलता है इसलिए आते हैं। आज आप दिखा रहे हैं कि रातों रात जाके उसको पकड़ने का, जब एनआईए उतर गया, आप बहुत एक्टिव हो गई। राष्ट्रपति शासन जारी करने पे निर्वाचन करना चाहते हैं बीजेपी, इसलिए मालदा इंसिडेंट प्लान करके किया गया है। अगर कानून व्यवस्था कंट्रोल में नहीं आएगा, राष्ट्रपति शासन जरूर होना चाहिए बंगाल में, नहीं तो चुनाव कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो जैसा कि आपने दिलीप घोष का बयान सुना, तो वहीं बीजेपी के नेता लॉकेट चैटर्जी भी इस मामले में पीछे नहीं रही। उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी, कहा बंगाल में कोई सिक्योरिटी नहीं है, बंगाल में इतनी सेंट्रल फोर्स आ गई है, फिर भी जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद ऐसे भाषण देती है तो इसे पता चलता है कि उन्होंने जनता का भरोसा खो दिया है। उन्हें घुसपैठियों के नाम हटाने का डर है, इसलिए चाहती हैं कि चुनाव कैंसिल हो जाए, प्रेसिडेंट रूल लग जाए, ताकि ऐसे उन्हें सिंपैथी वोट मिल सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नवनिर्माण का नया आसमान योगी के नेतृत्व में उड़ता उत्तर प्रदेश। जो सपना दशकों तक फाइलों में दबा रहा, उसे योगी सरकार ने हकीकत में बदल दिया।
उत्तर प्रदेश जहां कभी विकास की योजनाएं कागजों तक सीमित रह जाती थी, आज वही प्रदेश दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक का गवाह बन रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सपने से साकार तक। 28 मार्च 2026 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया। यह सिर्फ एक उद्घाटन नहीं था, यह था उत्तर प्रदेश की नई उड़ान का ऐलान। योगी आदित्यनाथ फैसले लेने वाला नेतृत्व। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2003 से अटकी परियोजनाओं को गति मिली। जमीन अधिग्रहण से लेकर निर्माण तक रिकॉर्ड समय में काम हुआ। हर बाधा को हटाकर प्रोजेक्ट्स को धरातल पर उतारा गया। यह दिखाता है कि जहां मजबूत नेतृत्व होता है वहां विकास रुकता नहीं बल्कि दौड़ता है। आंकड़े जो बताते हैं यूपी की ताकत, तो फेज 1 की क्षमता की बात करें तो 1.2 करोड़ लगभग 12 मिलियन यात्री प्रति वर्ष। वहीं निवेश की अगर बात करें तो अब तक के निवेश 11,282 करोड़ रुपए। शुरुआत अप्रैल से मई 2026 में घरेलू उड़ानें मिलेंगी और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संभावित सितंबर 2026 से चालू हो जाएगी। भविष्य एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट की 4 फेज में होगा विकास और कुल क्षमता 70 मिलियन प्लस यात्री प्रति वर्ष। ये एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दबाव कम करेगा। पश्चिमी यूपी यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, मथुरा को नई पहचान देगा। निवेश, रोजगार और पर्यटन का बड़ा केंद्र बनेगा। मोदी प्लस योगी यानी डबल इंजन की ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन, योगी आदित्यनाथ का एक्शन। जो वादा वर्षों पहले किया गया था उसे जमीन पर उतारने का काम इस डबल इंजन सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ राज्य नहीं, ग्रोथ इंजन, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट जो है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, हर सेक्टर में तेजी, हर दिशा में विकास। और इसी के साथ ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं, ये योगी सरकार के संकल्प, साहस और सुशासन की उड़ान है। नया उत्तर प्रदेश अब रुकने वाला नहीं, अब उड़ान भर चुका है। क्या कुछ कह रहे हैं लॉकेट चैटर्जी, सुनिए। हो रहा है, सेफ्टी का एक इशू बन जा रहा है, क्या बोलेंगे दीदी? पश्चिम बंगाल में कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कितना सारा सेंट्रल फोर्सेस पश्चिम बंगाल में आए हुए हैं, लेकिन अगर खुद ममता बनर्जी बार बार मंच में उठ के ऐसा भाषण देंगे, ऐसा धमकी देंगे, महिला लोगों को ऐसा ही बोलेंगे कि आप लोग कोई भी किसी को देखो तो आप लोग घर से आप हाथा खुंती लेकर निकल जाओ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जनता के ऊपर भरोसा उसका चला गया है, जनता के ऊपर विश्वास उसका चला गया है। और इस टाइम में जो अनुप्रवेशकारी रोहिंग्या जो वोटर्स है उसका नाम हटा दिया है इलेक्शन कमीशन ने, इसलिए वो डरे हुए हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि इस टाइम में चुनाव ना हो, इस टाइम में राष्ट्रपति शासन हो जाए, सिंपैथी से वोट लिया जाए। ये सब का चक्कर इनका कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जनता इस टाइम में अच्छे से वोट दे पाएंगे, एकदम शांति से वोट दे पाएंगे। जितने सारा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुआ है, जितने सारा छोटा छोटा जगह में भी सेंट्रल फोर्सेस वोट कराएंगे, उसमें आप निश्चिंत रहिए, ममता बनर्जी का कोई धमकी हुमकी इस टाइम में पश्चिम बंगाल का जनता नहीं सुनेंगे। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, इस दौरान उन्होंने जो जिक्र किया, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार ये कह रही है कि बीजेपी बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहती है। ममता बनर्जी ने यहाँ तक कहा कि आप अगर वोट देने जाएंगे तो अपने साथ झाड़ू लेकर जाना, रास्ते की सफाई करते हुए आना, वहाँ पर बहुत धांधली हो रही है, वहाँ पर इनके जो सीआरपीएफ उतारे गए हैं, इनके जवान उतारे गए हैं, ये बीजेपी के लिए काम करेंगे, ये बीजेपी के फेवर में काम करेंगे। तो आपको सतर्क रहना है, आपको सावधान रहना है, आपको अपने हिसाब से चीज़ें करनी है, आपको अपना दिमाग चलाना है। इस तरीके से ममता बनर्जी कई बार इस तरीके के भाषण देते रही है। उन्होंने मालदा के इंसिडेंट को भी बहुत कैश तरीके से जो है अगर आप कहेंगे कि लिया, और इसके साथ ही साथ उन्होंने इस मामले पर भी अगर आप कहेंगे कि बयानबाजी जो है काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिली। मालदा में जिस तरीके से न्यायिक अधिकारियों को ही कई घंटों तक पूरी तरीके से अगर आप कहेंगे कि वो अपना काम करने गए थे, SIR प्रक्रिया पूरी कर गए थे, और उसके बाद जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया गया, जिस तरीके से उन्हें बंधक बनाकर रखा गया था, ये बेहद ही ज़्यादा चिंताजनक स्थिति थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली स्थिति थी। ममता बनर्जी स्टेज से भड़काऊ बयान दे रही हैं, कभी
खाने को लेकर झूठ फैलाती हैं कि बीजेपी सत्ता में आ जाएगी तो माछ नहीं खाने देगी, कभी जो है भड़काऊ भाषण देती हैं। जब एक नेता 2047 का सपना देखता है और दूसरा उसे जमीन पर उतारने का संकल्प लेता है, तब इतिहास बनता है। दिल्ली से उठी विकसित भारत की पुकार और लखनऊ से मिला उसे रफ्तार देने वाला नेतृत्व। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत 2047 का विजन और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विकसित उत्तर प्रदेश का संकल्प। यही है नए भारत की सबसे बड़ी ताकत, विजन भी, एक्शन भी। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक राष्ट्र निर्माण का महाअभियान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 विजन का ये उत्तर प्रदेश संस्करण देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में यूपी को सबसे आगे खड़ा करने का संकल्प है। भारत को 2047 तक आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय संतुलन और सुशासन के साथ विकसित राष्ट्र बनाने का जो रोड मैप तैयार हुआ है, उत्तर प्रदेश उसमें ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है। योगी मॉडल विजन से ग्राउंड तक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने इस विजन को सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रखा बल्कि इसे जमीन पर उतारने का मिशन बना दिया। लक्ष्य क्या है? बिल्कुल साफ, 2047 तक 6 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, प्रति व्यक्ति आय 25 लाख तक और इसके लिए करीब 16% की जबरदस्त ग्रोथ रेट। यह सिर्फ लक्ष्य नहीं बल्कि एक नया आर्थिक इतिहास लिखने की तैयारी है। जन भागीदारी, 98 लाख आवाजों का विजन। इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? जनता की भागीदारी। करीब 98 लाख सुझाव, कृषि, शिक्षा, ग्रामीण विकास से लेकर हर क्षेत्र से, और इन सुझावों को सिर्फ सुना नहीं गया बल्कि IIT कानपुर की मदद से उनका वैज्ञानिक विश्लेषण कर एक प्रैक्टिकल, टाइम बाउंड और रिजल्ट ओरिएंटेड विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। इसके 3 स्तंभ, नई यूपी की नींव। ये महाअभियान के 3 मजबूत स्तंभ है। अर्थशक्ति यानी तेज आर्थिक विकास, जनशक्ति यानी हर नागरिक केंद्र में, जीवन शक्ति यानी बेहतर जीवन गुणवत्ता। यानी विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में दिखेगा। और इसी के साथ मोदी का विजन, योगी का एक्शन, 2047 का सपना अब दूर नहीं क्योंकि उत्तर प्रदेश तैयार है। विकसित भारत का रास्ता विकसित उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। जिस तरीके से सिक्योरिटी की स्थिति है, जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में इंसिडेंट के बाद हिंदुओं का पलायन हुआ है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जहां पर दिलीप घोष प्रेसिडेंट रूल लगाने की मांग कर रही हैं, तो वहीं एक तरह से एक और इस पर अगर आप कहेंगे कि कॉन्ट्रास्ट बयान है जहां पर कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी भी जानबूझकर चाहती हैं कि सिंपैथी कार्ड खेला जाए। SIR के बाद जितनी ज़्यादा संख्या में फर्जी वोटरों के नाम काटे गए हैं, फर्जी वोटरों के नाम हटाए गए हैं, उसके बाद ममता बनर्जी पूरी तरीके से बौखला गई है, तृणमूल कांग्रेस बौखलाई हुई है। SIR प्रक्रिया हो जाने के बाद ममता बनर्जी को लग रहा है उनका कुनबा अब कमज़ोर हो चुका है। यही कारण है कि इस तरीके की बयानबाजी निरंतर की जा रही है, भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, लोगों को उकसाया जा रहा है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग और बीजेपी हमेशा नहीं रहेगी, जब वो चले जाएंगे तो जो लोग भी बीजेपी के समर्थक हैं उनके घर के बाहर हम ये मेक श्योर करेंगे कि बोर्ड लगा के लिखे कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। तो इस तरीके की भी धमकियां जो है तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा, ममता बनर्जी द्वारा, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, उनको दिए जा रहे हैं खुली धमकी। अर्जुन सिंह ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब तक ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी बाहर रहेंगे तब तक चुनाव से जुड़ी अराजकता होती रहेगी। वो ठीक से वोट नहीं डालने देंगे। पारदर्शी तरीके से चुनाव अगर कराना है तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों को जेल में डाल देना चाहिए। जब दोनों को जेल में डाल देंगे तो फिर सब कुछ जो है आराम से और पारदर्शी तरीके से हो जाएगा। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं अर्जुन सिंह भी। निर्वाचन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने आज बंगाल के इलेक्शन कमिश्नर, बंगाल के CS, कलकत्ता पुलिस के CP, बंगाल के पुलिस के IG, CP, SP, DM को एक निर्देश दिया है जिसमें बोला है इस बार के निर्वाचन सुष्ठु, आबाद, नॉन वायलेंस करना होगा।
बूथ जमिंग नहीं होना चाहिए, ऐसा निर्देश जारी किया है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इलेक्शन कमीशन तो चाहता है कि चुनाव सुष्ठु और शांतिपूर्ण हो, लेकिन यहाँ के सरकार बहादुर ममता बनर्जी चाहती है कि वायलेंस हो। तो पुलिस कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजी, सीपी, कलकत्ता पुलिस, एसपी आदेश दे के क्या करेंगे? ममता बनर्जी को अरेस्ट करना चाहिए। ममता बनर्जी को इमीडिएट गिरफ्तार करना चाहिए। जो ममता बनर्जी खुलेआम मुख्यमंत्री होकर बोल रही है कि लाठी डंडा लेके हमला करो। ममता बनर्जी खुद बोल रहे हैं कि एक कम्युनिटी के लोग घेराव कर देंगे और 1 सेकंड में 12 को 13 बना देंगे। तो आप किसको जो वायलेंस करा रहा है, जिसके प्रोवोकेशन से वायलेंस हो रहा है, ममता बनर्जी को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? बंगाल में 355 धारा क्यों नहीं लगाते? पुलिस का पावर ले लीजिए, इलेक्शन कमीशन पुलिस का पावर ले ले, या 356 लगा दे। क्योंकि अब तो आपकी स्थिति ये हो गई है कि आप बोल रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है आपकी बात। सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी को दिया सारा समस्या निपटाने के लिए, जुडिशरी मार खा रहा है भाई साहब। उसके बाद आप कौन सा प्रश्न करते हो? इमीडिएट ममता बनर्जी को गिरफ्तार करना चाहिए। जिस तरह से प्रोवोकेशन कर रही है, प्रोवोक कर रही है, लोगों को बरगला रही है, लोगों को माने गुंडागर्दी करने के लिए उकसा रही है। इलेक्शन कमीशन तो चाहता है, लेकिन आज भी उस जो पैरामिलिट्री फोर्स है, ये तो लोकल पुलिस के अंडर में है। लोकल पुलिस के जितने भी ममता बनर्जी के अपराधी थे, पुलिस जो उसके लिए लूट खसोट करते हैं, वो कोई ना कभी आईबी में कोई किसी को बैठा हुआ, किसी को एसबी में बैठा हुआ, किसी को सीआईडी में बैठा रहा, वहीं से सारा ऑपरेशन चला रहा है। सर, क्या निर्देश जारी किया? क्या निर्वाचन कमिश्नर के पास ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसलिए बूथ जमिंग का? इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है? मोताबाड़ी मालदा में क्या हुआ, इसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं? तो घटना घट रही है भाई, ये तो घटना घट रही है। अभी केसपुर में झमेला हो रहा है, स्टील चल रहा है झमेला। अब क्या बात करते हो? ममता बनर्जी को रख के पावर में यहाँ कोई भी चुनाव जो है विदाउट वायलेंस नहीं हो सकता है। ममता बनर्जी को इमीडिएट गिरफ्तार कीजिए, उसका भतीजा को बढ़ाइए, जेल में डालिए। इस तरह का प्रोवोकेशन कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाकर गुंडागर्दी करता है, उसके बाद भी उसको कोई कुछ नहीं होता है। ईडी के रेड में के समय आईपैक में ढूंढ के फाइल लेके भाग जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट डेट पर डेट दिए जा रहा है, इसका क्या मतलब है? तो ऐसे तो नहीं चलेगा। सर, ममता बनर्जी आज भी एक सभा में बोला 0 कर देंगे, ऐसा डाक दिया। क्या कहेंगे इस बारे में? इसको क्या बोल सकते हैं? अब पागल का क्या जवाब दें? शी इज मैड, पागल हो गई है। उसको दिखाई दे रहा है उसकी सत्ता जा रही है, तो पागलपन में कुछ भी बोल रही है। जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया है, इस वक्त राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर जबरदस्त तरीके की बयानबाजी हो रही है और साथ ही साथ कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में इस तरीके के बयान भी दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया है, तमाम आपने बयान सुन लिए हैं और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।